बड्डी महाभारत है। वैसे अगर जय सारी बात अच्छे से करी जावे और ठीक से निपटाई जावे और इसका कोई कंक्लूजन निकले तो देश की जनता के सामने कोई ना कोई बात तो निकल कर आ सके, है कि नहीं। ये पेट्रोल पंप पे देखा हमने, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर का वो लगा हुआ है बोर्ड, और उसके अंदर एक आदमी जो है वो सेना के जवानों के बीच में खड़ा है और उसका क्रेडिट लेने के लिए पूरी बीजेपी की जो ये गैंग है ये ललायत है पूरी तरह से। फिर ये पार्लियामेंट के जो सांसद हैं, एमपीज हैं, उनको ड्यूटी मिली है कि तुम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। और एक तीसरे नंबर पे बात है कि जहाँ आप आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ विदेशों के अंदर एक डेलीगेट भेजा जा रहा है सरकार के अंदर बैठे पार्लियामेंट के सांसदों का ही। अब बड़ा सवाल ये आता है सारी दुनिया के सामने कि यार जब मौज करने की बारी आती है तब तो प्रधानमंत्री जाता है। अब जब सारी दुनिया को बताना है कि हमने ऐसे किया है, ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह से अंजाम दिया है, तब प्रधानमंत्री भी नहीं जा रहा, विदेश मंत्री भी नहीं जा रहा और रक्षा मंत्री भी नहीं जा रहा। या तो विदेशों में कुछ बात बताने जाए विदेश मंत्री चला जाए, या फिर प्रधानमंत्री चला जाए, या फिर रक्षा मंत्री चला जाए जो रक्षा का मामला है। तो इनमें से तो कोई जा नहीं रहा, कोई और ही जा रहा है। मतलब मुझे लगता है ये मट्टी पलीत करवा के आएंगे, क्योंकि सारी दुनिया में गोदी मीडिया नहीं है। ऐसा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं देती है बीजेपी। हाँ, भाजपा सरकार अगर उनको एडवर्टाइजमेंट दे या भाजपा की जो पार्टी है वो दे तो बात अलग है। तो इसमें बड़ा कमाल का इशू ये निकल के आता है, क्या देश की जनता इस पर कुछ बोलेगी? क्योंकि होता क्या है, ये लोग सोशल मीडिया पे एक गेम चलाते हैं और अखबारों के माध्यम से जनता को, देश के लोगों को भ्रम में डालते हैं और डराते हैं। जैसे मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर और इस मसले पर सवाल उठाया था सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर, और नेहा सिंह राठौर ने भी उठाया था। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर हो गई और हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुई। कारण क्या है, नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हुई तो उस नेहा सिंह राठौर को ट्रोल कर दिया और वो अपना लड़ाई लड़ेगी और ये एफआईआर क्वैश हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब वो हो भी गई, निरस्त भी हो गई है। अब आ गई कहानी हमारे वाली। अगर मान लो वो हमारे ऊपर एफआईआर कर दे तो पूरे देश में बवाल मचेगा। ये सीआईडी की खबर दे देती, सीआईडी उनको खबर दे देती है कि भाई इस आदमी के ऊपर एफआईआर करोगे तो इस तरह से जाएगा, ये तो पॉलिटिकली तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। अपने एक साथी ने कहीं पर कोई पोस्ट डाली थी इसी के ऊपर कि भाई जो है वो मतलब उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया था, शेर हगता हुआ दिखा दिया था। तो लोगों को लगा ये शेरू है कि शेर है, पता नहीं क्या है ये। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि असल में ये है तो अंबानी का, अडानी का कुत्ता और दिख रहा है शेर, तो वो हगता हुआ दिख रहा था। अब उसमें मैंने देखा कि हमारे उसका फ़ोन आया, भाई सीआईए से उनके सीआईडी से बंदा आया, सिविल वर्दी में घर से आया, फ़ोन छीन के ले गया और बोला थाने में आ जाना। सदर थाने करनाल की बात है, वहाँ थाने में गए तो वो थाने का जो एसएचओ है वो उसके फेसबुक, उसके फ़ोन के पासवर्ड उसने पूछ ही लिया था। तो वो उसके ऊपर देख रहा था तो उसमें डीपी में कहीं फ़ोटो मेरी लगी हुई थी मान लो। तो उसने उससे पूछा कि ये जो बंदा आपके साथ है ना, ये बंदा आपको उकसाता है क्या ये पोस्ट लिखने के लिए? अगर उकसाता है तो इसका नाम लिखवा दे और हम बाकी तेरे को छोड़ देंगे। मतलब किसी और की आड़ ले करके, हमारे ही साथियों की आड़ ले करके एफआईआर करने की फिराक में थे ये लोग कि ये वाली जो पोस्ट है ये उसने करवाई है हमारे से। मैं कहता देखो कितने घूम फिर के आते हैं ये लोग कि मतलब किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने पोस्ट की हुई थी तो वो कोई मुस्लिम समुदाय से कोई लड़का था, उसको घर से उठा के ले गई पुलिस। तो इस तरह की कार्रवाई करती क्या है कि अखबार में जब छपती है तो जो बोलना चाह रहे थे या पूछना चाह रहे थे उनको वहीं रोक देती है।
तो इसलिए बड़ी दुविधा का ये प्रश्न रहता है कि देश के लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में ये पहले से ही बदनाम कर देते हैं कि जी ये तो आंदोलनकारी हैं, ये तो मोदी के विरोधी हैं, और वो देश के विरोधी साबित कर देते होते हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है पूनम जी कि ये मतलब देश की जनता ये देख रही है आपको इस टाइम पे, वीडियो में हो आप, चल रही है वीडियो, चलने लग रही, बता दे, ये तो बोलना ही पड़ेगा। तो क्या चीज़ है कि भाई आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसा सरकार को करना चाहिए कि भाई देश की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को वो रोके, उसके ऊपर बंदिश लगाए, या स्वतंत्रता रहनी चाहिए, थोड़ी सी बोलने की आज़ादी? सरकार से सवाल तो पूछना चाहिए ना। हाँ, सरकार जब बनी है, सरकार को जनता ने ही चुना है, तो जनता का तो हक है सवाल पूछने का। जो भी देश में चल रहा है, सब चीज़ें जितनी भी मतलब कार्रवाई चल रही है, तो जनता का ही हक है पूछने का। तो ये जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, और जनता को ही पता नहीं है हाँ, कि वही सरकार है देश की। तो असल तो जो मालिक है वो तो देश की जनता है, और उसी को दबाया जा रहा है। अब आपसे किस मुद्दे पर सवाल पूछना है सरकार से, ये तो बता दो। नहीं, सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो वो तो सीधा बोलते हैं देशद्रोही है ये तो। हाँ, कोई भी सवाल मतलब पूछते हैं देशद्रोही, इसलिए क्या है लगा देते हैं। बिल्कुल अवेयरनेस का जो पैमाना है वो बड़ा मतलब हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, और बल्कि अवेयर करना पड़ेगा। जो हमने गाँव में अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की अवेयरनेस तो वही 3 सेकंड और 3 मिनट की हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे आगे आकर के अपने को काम करना चाहिए ग्राउंड पे। तो जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए साथी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बस एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि यदि आपने अपने गांव में काम शुरू कर दिया तो उस गांव में काम करने में उतना ही समय लगेगा जितना मुझे लगा है। मतलब एक कमाल की बात यह है कि छोटे गांव को कवर थोड़े लोग कर सकते हैं, बड़े गांव के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बार दूसरे साथी आकर के आपको मदद कर देंगे तो आपका गांव कवर हो जाएगा। तो उसकी मदद से आप वहाँ के साथियों को ट्रेंड करके दूसरे गांव के लिए डेप्यूट कर सकते हैं, ताकि वो उस मसले को समझ सकें। तो इसमें जब हम अवेयरनेस वाला प्रोग्राम चलाएंगे तो ताकि बंदे को सारी बातें पता हों, तभी वो जनता के सवालों के जवाब दे सकता है। अभी हम गाँव में गए थे जब, तो गाँव के लोगों से हमने प्रश्न किए थे कि यदि ये व्यवस्था एजुकेशन वाली ऐसी हो जाए तो, बोले बहुत अच्छा है जी, और अगर इस तरह की हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। मतलब सबका जवाब ये था, जितने लोग भी आए थे, कि यार आप जो काम कर रहे हो बहुत यूनिक और बहुत ही पवित्र है, और इसको कंटिन्यू रखो आप। तो हमारा गांव जो है वो बहुत ही एक तरह से हमारे गांव में तीर्थ स्थल भी है, और दादा फड़गू पे वहाँ मेला भरता है। तो हमने ये प्लान किया है, हमारे साथी थे, अभी कुछ लोग बैठे थे, सोमवीर पहलवान था, विकास खत्री था, फिर गौरव था, दोनों गौरव थे, और ये अपनी टीम में साथी थे, सचिन भाई थे। तो बैठ के हम बात कर रहे थे कि यदि हम ऐसा मतलब कार्यक्रम बना लें कि आने वाले टाइम में दादा फड़गू पे मेला भरे, और वैसा ही मेला भरे जैसा पहले भरा करता था। और लेकिन अब की बार उस मेले के अंदर कोई भी चाइनीज़ आइटम नहीं आएगी, कोई भी प्लास्टिक की आइटम नहीं आएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं आएगी। सिर्फ हाथ से बने हुए खिलौने, हाथ के प्रोडक्ट और बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स ही स्वीकार्य होंगे, और गांव उसको देखने के लिए आएगा, और आसपास के गांव में हम उसका प्रचार करेंगे, और आसपास के 8-10 गांव से लोग उसको देखने के लिए आएंगे। और जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर चाहें तो हमारे गांव में आकर के मैन्युफैक्चरिंग दिखा भी सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। मान लो साबुन कैसे बनता है बिना केमिकल का, बिना, और लकड़ी से चप्पल, जैसे अनिल भाई हैं, अनिल जागलान हिसार से हैं, तो लकड़ी की आइटम, मदानी और वो सारी चीज़ें, और उनके फ़ायदे बताए, और आकर के लोगों को पूरा कैंप लगे। तो 2 या 3 दिन का हम मेला लगाने की सोच रहे हैं, शाम को कैंप भी लगे वहाँ, और सांग भी हम करवाने की सोच रहे हैं। सांग भी होएगा, हरियाणवी संस्कृति के ऊपर पूरा मतलब जैसे रागनी कंपटीशन, और वो 2-3 दिन का इस तरह का कार्यक्रम का प्लान है हमारा। तो आप इसके ऊपर आप अपने विचार बताना कि इसके ऊपर कैसे आपके विचार हैं, क्योंकि अवेयरनेस इसी तरह से आएगी कि हमें गाँव को किसी तरह बताएं तो सही कि भाई ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और जैसे ही हम वहाँ जब उस गांव के अंदर हम वो प्रचार करेंगे, जैसे मान लो क्या होता है, ये जो ये तंत्र है, ये तंत्र आपको किसी तरह से व्यापारी बनाना चाहता है, और जो असल भारत है
उसमें व्यापार के लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लोगों के बीच व्यापार के लिए कोई जगह नहीं होती है। मतलब यहाँ तो इन्होंने इस तरह का काम कर दिया है कि पति पत्नी जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसको भी व्यापार की तरह लेते हैं। मतलब शादी भी कई जगह पर ऐसी इसी नियत से करी गई कि शादी की और तलाक के नाम पर इतने रुपए मांग लिए गए। मतलब वो महीने भीतर तलाक हो गया, हफ्ते भीतर हो गया, इस तरह की कहानियाँ। और इसी तरह से दूसरे भी हुए, जैसे कि ये SC/ST एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, दहेज के कानून का फ़ायदा उठाया गया गलत तरीके से। और अभी समलैंगिकता के कानून आ गए, गाँव के अंदर समगोत्र विवाह के ऊपर ये इन्होंने कानून बना दिया, और उम्र के ऊपर कानून बनाने का, शादी की उम्र के ऊपर, और दूसरे मतलब बच्चे पैदा होने के ऊपर, और लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। इन सब मसलों के ऊपर बड़ा गंभीरता से सोचने की बात है। लेकिन ये तब हम लोग जब इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे, जब हम इसका विचार हम लोगों तक दे पाएंगे। तो इस विचार को कैसे दिया जा सकता है? पहले हम अवेयर करें लोगों को, अपने गांव के लोगों को जोड़ें कि भाई ये लोग हैं जो गांव में हैं इस वक्त, और इन लोगों को मतलब ये ऐसा सोचते हैं। जब वो जुड़ जाएंगे तो वो अपनी सोच बताएंगे, और फिर हम अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट उनको देंगे, जिसमें आने वाले टाइम में हम वो पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म के ऊपर अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट सबको देंगे, जब लोग बाग इस पे अवेयर हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी ये विषय है। इसके ऊपर एक ये भी काम किया जा सकता है कि जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी फैमिलीज़ हैं, मतलब आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिलीज़ को भी इसके अंदर शामिल करें। जो अपने JSM के साथी हैं वो सपरिवार इसका हिस्सा बने, ताकि वो गांव के दूसरे बच्चों को भी इन चीज़ों को सिखाएं। मतलब क्या है कि जैसे अभी क्या होगा कि अपनी टीम आएगी गांव के अंदर, और वो 10-20 घरों के अंदर रुकने का अरेंजमेंट हम लोग उनका करेंगे। तो वो गांव जब इन चीज़ों को मतलब देखेगा और समझेगा, तो उसके बाद बहुत ही यूनिक एक पर्सपेक्टिव बन के उभरेगा, निकलेगा, और वो सोचेंगे कि यार ऐसे किया जा सकता है, वाकई ऐसा किया जा सकता है। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, ज़मीन की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, नौजवानों की कमी नहीं, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं, अब तो ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा कि आप इसके ऊपर क्या हमारी मदद कर सकते हैं। को ऑर्गेनिक का या किसी तरह की चीज़ों का, जेन्युइन चीज़ों का, ओरिजिनल चीज़ों का आप व्यापार आप करते हो, अगर गाँव को उसमें कैसे स्वावलंबी बनाने में आप मदद कर सकते हो, गाँव को कैसे आप सिखाने में मदद कर सकते हो, नौजवानों को ट्रेंड करने में किस तरह से मदद कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी होंगी। और जो इस तरह के लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो आपको ये वीडियो उन तक भी पहुंचानी है कि अब हमारे गांव में इस तरह का जब भी होगा तो आप निडर इंडिया चैनल के साथ संपर्क में रहेंगे। और ये जो देवेंद्र बल्हारा का फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर भी आप टच में रहेंगे, तो आपको मौका मिलता रहेगा। तो 21 तारीख से, यानी कि परसों से, आज सोमवार है, तो बुधवार से टीम है जो आएगी इधर, इसमें क्या नाम, फफड़ाना गांव में हमारी टीम आएगी। तो हमारे लगभग साथी पूरे हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं। 1-2 साथियों को और आना है तो वो अपना नाम सचिन भाई को लिखवा देंगे, और सचिन आपने आना है तो इसमें अपना नंबर डाल देंगे, तो सचिन भाई आपसे संपर्क कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा आपको किस तरह की चीज़ों पे इसमें शौक़ है। फिर हम लोग एबेकस के ऊपर काम करेंगे। हमारे पूनम जी जो हैं वो एबेकस की पूरे इंडिया में एक तरह से जो गाँव में बच्चे वैदिक मैथ्स जिसका एक मेथडोलॉजी में आता है, उसको किस तरह से सिखाएंगे कि जो आपकी महिलाएं हैं घरों के अंदर जो खाली हैं, वो 10-10, 20-20 बच्चों का बैच लेकर के भी पूरे बच्चों को इस पे काम कर सकती हैं। क्रिएटिविटी के ऊपर काम किया जा सकता है। और फिर दूसरे और चीज़ें बहुत सारी हैं जिनके ऊपर हमने चर्चाएं की थी। तो जब हम जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, तो जिस तरह के हम लोग हैं, हम एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद तय कर पाएंगे कि हम किस तरह का काम हम लोग करते हैं। तो एबेकस को सीखने में एक बंदे को कितना समय लगता है पूनम? एबेकस के लिए अगर इसमें तो लेवल्स होते हैं। हाँ, नहीं मतलब पूरी तरह से सीखने में करीब 1 साल का समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। उसके ऊपर तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना।
हाँ हाँ हाँ। कि वो कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं, जितना जल्दी सीख मतलब कवर करेंगे सिलेबस को उतना जल्दी सीख जाएंगे। सिलेबस हाँ, कवर, टाइम प्रैक्टिस भी हाँ, इसमें प्रैक्टिस मैटर और करती है, टाइम। टाइम कितना देते हैं ये भी निर्भर हाँ, करता कितना है इसके ऊपर। डेडिकेशन के साथ करते हैं कोई काम, तब उसके ठीक। अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो एक बंदा 100-200 बच्चों को आराम से संभाल सकता है इसके अंदर, इजीली, क्योंकि इसमें हफ्ते वाले दिन, एक हफ्ते में 2 घंटे की क्लास होती है, ऐसे रहता है? कैसे रहता है क्लास का, बता दो एक बार सबको। वो भी अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना, जो हम्म। फैकल्टी होगी जो सीखेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके पास कितना टाइम है। मान लो ठीक पूरे है। वीक अगर वो 7 के 7 दिन बच्चों को देना चाहता है, हम्म, या वीक में 5 डेज देना चाहता है, 4 डेज, ठीक है। लाइक दैट। इस तरह से तो हमारा ब्रेनो ब्रेन चंडीगढ़ के नाम से फेसबुक पर पेज भी है अभी तो फ़िलहाल, उसको हम बाद में अभी इसको हम जैसे या तो जेएसएम के नाम से ही निडर जेएसएम या ब्रातवा या एक्सपेंडिंग होराइजन्स या कोई और नाम से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग इस पे भी फोकस कर सकते हैं। और बाकी एजुकेशन की जो किताब है, जो पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा टूल है, वो भी बहुत ही जल्दी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। 8 जुलाई का हमने टारगेट रखा है। यदि हम ज़्यादा नहीं तो 20,000 लोग भी अगर हमारे उसमें आते हैं तो किताब बहुत ही धूमधाम से लॉन्च उसके अंदर करने का प्लान है। बाकी तो देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग हमारे साथ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे और हम काम कितना जल्दी कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। यदि हम बड़े अच्छे से नहीं कर पाए तो हमारी गलती है, तो और अगर हो गया तो हमारी इसमें कुदरत की और परमात्मा की मेहर है। तो हम इसमें लगातार लगे हुए हैं, आप भी जुड़े रहिएगा, अपने साथियों से कनेक्टेड रहिएगा, और जितने भी जेएसएम के साथी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो लगे रहें। और एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है उसके ऊपर निडर इंडिया पे जितने भी वीडियोज़ हैं, लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं कि अल्टरनेट चैनल है अपना निडर जेएसएम के नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्रैकेट में देवेंद्र बलारा लिखा हुआ है उसमें, और वो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हमारी आर्थिक सहायता भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी उसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। 9518170000 नंबर है जिसके ऊपर आप कांटेक्ट करके और हमको सहायता भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।